नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़े स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट पॉलिटी के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जिसके बारे में काफ़ी कुछ आपने जाना था। उनकी शक्तियां, उनका निर्वाचन, निर्वाचक मंडल, उनकी सैन्य शक्तियां, अध्यादेश के बारे में काफ़ी विस्तृत टॉपिक है, वो आपको ध्यान से बार बार पढ़ना होगा। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उपराष्ट्रपति आपने पिछला टॉपिक अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति का आपको बताया था, राष्ट्रपति में आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा, राज्यों की विधानसभा, इन सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें जो भाग लेते हैं वो केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। महत्वपूर्ण इसमें क्या है, आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। याद रखिएगा, लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। इसके निर्वाचन किस प्रकार? वही सेम राष्ट्रपति के समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत, जैसे राष्ट्रपति में आपको बताया था, वैसे ही यहां पर उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा पहले नहीं थी तो अब भी नहीं होगी, है ना। तो मतदान इसमें क्या है, एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें ना दिल्ली पुडुचेरी आएगा, ना राज्यों की विधानसभाएं आएंगी, ना कुछ आएगा, केवल क्लियर कट लोकसभा, राज्यसभा के पूरे मेंबर्स। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी लिख लीजिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, साथ ही लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, साथ ही लाभ का कोई पद धारण न करता हो। महत्वपूर्ण छोटी सी बात याद दिला दें आपको दोबारा, राष्ट्रपति के लिए जो कंडीशन थी उसमें थी कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, यह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अच्छा, एक चीज और बताई थी हमने उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय आपको कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तब बनेगा जब निर्वाचक मंडल के मिनिमम 100 सदस्य उसके साथ हों, 50 के द्वारा उसका नाम प्रस्तावित किया जाए और अन्य 50 के द्वारा अनुमोदित किया जाए। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति में यह शर्त है 20 सदस्यों की। निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करेंगे और अन्य 20 सदस्य नाम का अनुमोदन करेंगे।
ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिए, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के बाद या अपना पद ग्रहण करने से पहले, इलेक्शन जीतने के बाद पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर होगा क्या? राष्ट्रपति। या तो राष्ट्रपति स्वयं होंगे या वह किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे। क्लियर यहां तक? चलिए अब बात करते हैं ये कितने वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति बनते हैं, क्या इनका प्रोसीजर है। तो इसमें याद रखिए कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक की अवधि पर अपना पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से, यही राष्ट्रपति में सेम था, 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसे देते थे त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति को हटाते थे हम किसे? महाभियोग के द्वारा। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सिंपल है। क्या है? सिंपल है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, यह अगर बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं, बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए और लोकसभा की इसमें सहमति शामिल है, लोकसभा में इलेक्शन वोटिंग कुछ नहीं होगा, लोकसभा बस बोल देगी यस ओके हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। केवल राज्यसभा से बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा उससे सहमत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी आपको। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर डाउट, कोई दिक्कत? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। अब मैंने पहले ही कहा था अगर लास्ट क्लास का रिवीजन किया है तो काफी इजी हो जाएगा। अब राष्ट्रपति का पद खाली कैसे हो सकता है? 5 वर्ष की समाप्ति पर हो जाएगा, वो त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या उसे बर्खास्त कर दिया जाए, या क्लियर है ना? कैसे कैसे? समय पूरा हो गया, त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु हो गई या उसे हटा दिया गया। इस प्रकार से इसका पद खाली हो सकता है। अब उपराष्ट्रपति पदावधि पूर्ण होने के बाद भी पद पर बना रह सकता है, याद रखिएगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, क्लियर यहां तक? यहां तक कुछ पूछना है? कुछ पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्तमान में कौन है? मिस्टर जगदीप धनखड़। इससे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू। उससे पहले मोहम्मद हामिद अंसारी। उससे पहले भैरव सिंह शेखावत। उससे पहले कृष्णकांत। उससे पहले के आर नारायणन। उससे पहले शंकर दयाल शर्मा, वेंकट रमन, हिदायतुल्लाह। तो ये पूरी लिस्ट है जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, वहां दी जाएंगी। अगर याद कर पाते हैं तो कर लीजिए, नुकसान नहीं करेंगी, फायदा ही करेंगी। कहीं ना कहीं कभी कभी क्वेश्चंस में क्रम मिलाने के लिए आता है, सीक्वेंस पूछता है, तो उन क्वेश्चंस में ये आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां क्या क्या है? तो उपराष्ट्रपति के कार्य पहले समझिए 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक तो वो कार्य करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, एक तो वो कार्य करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा कार्य करता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में। तो इसमें याद रखिए या लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, राज्यसभा का सभापति। इस संदर्भ में जब वो सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसकी शक्तियां होती हैं लोकसभा अध्यक्ष के समान। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सभी कार्रवाइयों का संचालन करेगा। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसे मताधिकार नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष को भी मताधिकार नहीं होता, केवल एक परिस्थिति में, यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग चल रही है
और उस मुद्दे के पक्ष में भी 100 मत पड़े, विपक्ष में भी 100 मत पड़े, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग राज्यसभा के सभापति भी कर सकते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि यह केवल निर्णायक मत दे सकता है, सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? यहां तक समस्या तो नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा कि इसको उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता, या उपराष्ट्रपति पद का वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति का नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में अभी बताया ना, इसका जो वेतन है वो राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का कोई अलग से इसमें वेतन है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उसका पद खाली हो जाता है, तो उस दिशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। समझ पाए? यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और तब तक करेगा जब तक कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा ना हो जाए। ठीक है, ये आपको बता ही चुके हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वो राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण मिलता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाला वेतन नहीं मिलता, बल्कि उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, जो इसे वेतन भत्ते मिलते हैं सामान्यतः मिलते हैं राज्यसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, लेकिन उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, उपराष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला हुआ है राष्ट्रपति का, तो उस अवधि में उन्हें राज्यसभा वाला वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें राष्ट्रपति वाला वेतन दिया जाएगा। यहां तक क्लियर? कोई दुविधा मन में नहीं है? वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ फैक्ट्स, या आपको जो बेसिक फैक्ट्स है उनकी एक हम लास्ट में पूरी क्लास देंगे, जिसमें बेसिक फैक्ट्स जो आते हैं एग्जाम्स में वो लिखाए जाएंगे। जैसे कि छोटी सी है कि वीवी गिरी इस पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। इस प्रकार के छोटे छोटे फैक्ट्स कुछ लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लिखिए, इसमें उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। वीवी गिरी इस पद पर सबसे कम समय तक रहे। वीवी गिरी इस पद पर, उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक रहे। अब तक डॉक्टर राधाकृष्णन, लिख लीजिए, अब तक डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। ये तीन लोग निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इन छोटी छोटी चीजों को आप अभी ध्यान रखिए। बाकी पूरी फैक्चुअल क्लास 1 या 2 दिन में, अभी बीच में फैक्ट्स डालेंगे तो आपका रिदम खराब होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आगे फैक्चुअल 1-2 टॉपिक या रिटन में कैसे भी वो हम कंप्लीट आपके करा देंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में आपको यहीं तक पढ़ना है।
उपराष्ट्रपति में आपको यहीं तक पढ़ना है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इन शॉर्ट जो महत्वपूर्ण चीजें वो आपको बताई जाएंगी। यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है वो संविधान के 74वें एवं 75वें अनुच्छेद में दिया गया है। लिख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान के 74वें और 75वें अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में दिया गया है। राष्ट्रपति को उसके कार्य एवं कर्तव्यों के संपादन में, लिखते चलिए, समझाते भी जाएंगे, लिखते भी जाइए। राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्तव्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे, यह सब समझा चुका हूं आपको, यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद से एक बार पुनः विचार के लिए कह सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद से एक बार पुनः विचार के लिए कह सकता है, लेकिन ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। ठीक है? इसी में लिख लीजिए कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। गोपनीय है, संसद के अंतर का मामला है, आंतरिक मामला है। ठीक है? क्लियर? यहां तक कुछ जानना हो और नहीं? चलिए कुछ और चीजें लिख लीजिए जो कि आपको काम आएंगी बाद में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ये बात आप जानते हैं। क्लियर है? एक और चीज नोट कीजिए कि 91वें संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित, मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितने? 15% से ज्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जितनी लोकसभा में, मान लीजिए अगर 100 लोग हैं कुल, अनुमान बता रहे हैं, एक आइडिया, एक मानना है केवल आपको, कि मान लीजिए केवल 100 मेंबर है लोकसभा में, तो 15 से ज्यादा प्रधानमंत्री मंत्री नहीं हो सकते। 15 लोगों को ही प्रधानमंत्री और 14 मंत्री और इतने ही बनाए जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज है,
वो है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ये क्या है? ये है प्रभु के व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के, क्योंकि उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी मंत्री को हटाना है तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति विभाग दे देंगे। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रति। अगला एक और होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। क्यों? जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह सरकार में है, जिस दिन बहुमत नहीं रहेगा उनकी सरकार चली जाएगी। तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद का जो विघटन हो सकता है वो किसके द्वारा हो सकता है? लोकसभा के द्वारा। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी जो अनुसूची है, जो थर्ड शेड्यूल है, उसमें पदों की गोपनीयता की शपथ वगैरह दी हुई है। शपथ वगैरह का वर्णन किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। तो राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज, यदि ऐसा हो, जैसे बेसिकली होता क्या है कि जो मंत्री परिषद में सदस्य होते हैं वो लोकसभा से भी लिए जा सकते हैं और राज्यसभा से भी लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, ये सब राज्यसभा से थे संबंधित, राज्यसभा के मेंबर थे और प्रधानमंत्री बने। तो जो मंत्री भी हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर उसे दोनों में से किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा 6 माह के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं? यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कि मंत्री बना दिया गया और वह व्यक्ति किसी भी सदन का, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, किसी का भी मेंबर नहीं है, तो 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। कहीं से उपचुनाव में उसे खड़ा करके जिताया जाए, कहीं से राज्यसभा में उसे चुनाव चुन के बुलाया जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता 6 माह तक, तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्लियर इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी चीजों को आपको समझने में। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा संसद। क्या होगा? संसद। इसके बाद आपको बताते हैं मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो आप ये सुनते हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में उपस्थित और होने और भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा की सलाह भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर देते हैं। क्लियर? कैबिनेट मंत्री के बाद आते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के अंडर में ये लोग काम करते हैं। इनके कार्य का आवंटन कौन करता है? कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रियों के। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग को कभी कभी स्वतंत्र रूप से दे भी दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे अच्छी जानकारी है इकोनॉमी की या किसी अन्य क्षेत्र की,
प्रशासन की, तो संबंधित विभाग उस व्यक्ति को देकर राज्य मंत्री उसे बना दिया गया। यदि किसी राज्य मंत्री को कोई विभाग स्वतंत्र रूप से दिया गया है तो आमंत्रित होने पर या बुलाए जाने पर वह व्यक्ति भी कैबिनेट की बैठक में भाग लेगा। क्लियर? दोनों कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। तीसरी श्रेणी आती है उपमंत्री की। इनका कार्य होता है केवल बर्डन को शेयर करना। किसी मंत्रालय में ज्यादा कार्य बोझ है तो वहां इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर? तो ये 3 कैटेगरी के मंत्री आपको बताए गए यहां तक। अब जो बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हम बात करेंगे आपके लिए साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विषय में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विषय में तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले जो याद रखना है वो होगा, आपको बता चुके हैं, आर्टिकल 74। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये तो शायद 3-4 बार बता चुके हैं आप, है ना। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है 78, आर्टिकल 78। लिख भी सकते हैं इसे आप। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित सूचनाएं प्रदान करे। ठीक है ना। समय समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो कब प्रदान करनी चाहिए इसके बारे में भी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन समय समय पर उससे ये उम्मीद है कि वह राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करे, उनसे मिलता रहे, उन्हें चीजों के बारे में बताता रहे। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 78। ठीक है, तो यहां तक ये आपकी मेन चीजें हैं जो आपको जाननी है। अब एक छोटी सी चीज और आपको यहां बता देते हैं। प्रधानमंत्रियों के विषय में आप जानते हैं, आपने कितनों के नाम आपको याद है, चार्ट फॉर्म में आपको मिलेंगे, वो तो खैर। लेकिन पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। सीक्वेंस दे रहा हूं और स्पेशल क्या याद रखना है, केवल वो दे रहा हूं और कुछ नहीं। जवाहरलाल नेहरू, डैश लिख दीजिए, डैश करके। कार्यकाल में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, कार्यकाल में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। इसके नीचे सेकंड पॉइंट बना दीजिए, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। दूसरा लिखिए गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक है, रेगुलर नहीं है, लेकिन नाम तो लिस्ट में आएगा ना, गुलजारीलाल नंदा। थर्ड लिखिए लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद या विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। ताशकंद का नाम नहीं सुना? ताशकंद या विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। इनकी मृत्यु के बाद फिर से गुलजारीलाल नंदा आए, लिखना चाहे लिख के छोड़ दीजिए नाम, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई नेक्स्ट, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री तथा सर्वाधिक आयु में प्रधानमंत्री, सर्वाधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह, इसमें लिख दीजिए इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया।
दोबारा फिर आई मिसेस इंदिरा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई। नेक्स्ट राजीव गांधी, सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट वीपी नरसिम्हा राव, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव। इनके बारे में लिखिए कि पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में यह लोकसभा सदस्य बने, बाद में यह लोकसभा सदस्य बने। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम समय अवधि के लिए प्रधानमंत्री। इस दौरान बाद में बड़ी थी, लेकिन इस टाइम जो बने थे सबसे कम अवधि, कितने, 13 दिन मात्र। एच.डी. देवगौड़ा, पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। आई.के. गुजराल राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, पुनः अटल बिहारी वाजपेयी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह और उसके बाद नरेंद्र मोदी। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है प्रधानमंत्रियों का। आप राष्ट्रपति का प्रभु वो भी देंगे, कह रहे हैं ना, एक फैक्चुअल क्लास लेंगे, उसमें जो बचेगी इस तरह की चीजें वो आपकी कवर करेंगे। प्रिंट में आपको मिलेगा ही, या उसे मंगा लेंगे प्रिंट वाले को, यहाँ आपको क्लास में दे देंगे, बता देंगे। ठीक है, दुखी ना हो, निश्चिंत रहे, कुछ भी छूटेगा नहीं, जो आवश्यक होगा आपके लिए जानना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। भारत का महान्यायवादी, क्या नाम है टॉपिक का? महान्यायवादी। इन्हें बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। इनका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में। ये होते कौन है? ये समझिए कि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने या सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए ये भारत सरकार के विधि अधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर है। तो राष्ट्रपति, इसमें लिख लीजिए, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। पहली चीज, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी प्रश्नों पर सलाह देते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करते हैं। एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अपने पद पर रहेंगे। इन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। क्या है? इन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज इनके बारे में छोटी सी, यह संसद के किसी भी सदन में या किसी भी समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं, मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, बस मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में या किसी भी समिति में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। इन्हें संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जो विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को प्राप्त हैं, वही विशेषाधिकार महान्यायवादी को प्राप्त। ठीक है, यहां ऐसे आज कंक्लूड कर लीजिए। आपको यहीं तक इसमें जानना है।
नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर आपसे चर्चा की जाएगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास नोट्स को रिवाइज रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।